तो केमिकल रिएक्शन इज द टर्म यूज्ड फॉर डिपिक्टिंग अ चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन इन विच अ सब्सटेंस डिकम्पोजेस। मतलब आपका कोई सब्सटेंस है, वो आपका टूट सकता है, मतलब डिकम्पोज हो सकता है। डिकम्पोज होने का मतलब है टूट जाना। कंबाइंस विद अदर सब्सटेंस, तो मान लो आपका सब्सटेंस है S1, वो मान लो किसी और सब्सटेंस के साथ कंबाइन भी कर सकता है। और इंटरचेंज कंस्टिट्यूएंट्स, ऐसा भी हो सकता है कि S1 का एक पार्ट S2 में चला जाए, S2 का एक पार्ट S1 में आ जाए विद अदर सब्सटेंसेस, है ना। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या होती है? तो केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन इज द टर्म यूज्ड फॉर डिपिक्टिंग अ चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कोई भी चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें आपका सब्सटेंस टूट भी सकता है, इन विच अ सब्सटेंस डिकम्पोजेस, कंबाइन विद अदर सब्सटेंस, आपका जो सब्सटेंस है वो किसी और के साथ कंबाइन भी हो सकता है, और इंटरचेंज कंस्टिट्यूएंट विद अदर सब्सटेंस, किसी और सब्सटेंस के साथ अपनी चीजें इंटरचेंज भी कर सकता है। तो ये आगे जाके अपन अलग अलग केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे वैसे भी, तो उसमें ये सब आएगा। लेकिन हाँ, तुम सबको केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तो लिख लो अपनी कॉपी में एक बार, डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन इज द टर्म यूज्ड फॉर डिपिक्टिंग अ चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ऐसा चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन इन विच अ सब्सटेंस डिकम्पोज, आपका सब्सटेंस डिकम्पोज हो सकता है, किसी और के साथ कंबाइन हो सकता है, और किसी के साथ अपने कंस्टिट्यूएंट एक्सचेंज कर सकता है। एक बार लिख लो। और ये क्या है, ये टॉपिक आगे बहुत डिटेल में आएगा, तो इसलिए अभी इस पे इतना ध्यान मत देना, पर डेफिनेशन लिख लो अपनी कॉपी में कि व्हाट इज अ केमिकल गुड इवनिंग रिएक्शन। सर। गुड इवनिंग या गुड इवनिंग। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सब लिखो अपनी कॉपी में। लिख लो, और कोई डाउट है इसमें तो तुम पूछ सकते हो यार। सर वो एक्चुअली नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू की वजह से सर थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो सर अभी तक क्या यार पढ़ाया है? अभी चालू किया मैंने, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा सर। लिखो। तो एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है, देखो एक बार लास्ट बार और समझ लो। एक केमिकल रिएक्शन में मान लो कि आपके पास कोई सब्सटेंस है, तो एक केमिकल रिएक्शन में आपका सब्सटेंस टूट भी सकता है। टूटना मतलब डीकंपोज हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका सब्सटेंस किसी और सब्सटेंस के साथ जुड़ जाए एक केमिकल रिएक्शन में। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक सब्सटेंस S1 है, एक सब्सटेंस S2 है, तो S1 S2 को कुछ दे दे, S2 S1 को कुछ दे दे, ऐसा भी हो सकता है। तो अपन आगे जाके अलग अलग केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे वैसे भी, लेकिन ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि एक केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ये है। इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार, ठीक है। तो एक चीज तुम याद रखना कि एक केमिकल रिएक्शन होने के बाद, एक केमिकल रिएक्शन होने के बाद केमिकल चेंज आता है। क्या आता है? केमिकल रिएक्शन होने के बाद आपका केमिकल चेंज आता है। कौन सा चेंज आता है? केमिकल चेंज होता है। क्योंकि एक तो होता है अपना फिजिकल चेंज, एक क्या होता है, एक तुमने देखा है फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज का मतलब है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो गया, ये होता है फिजिकल चेंज। जैसे मान लो कि आपने गैस पे पानी रखा, पानी गर्म करा, और पानी गर्म होते होते सारा पानी भाप बन के उड़ गया, तो वो तो फिजिकल चेंज हो गया। एक होता है आपका केमिकल चेंज। तो केमिकल रिएक्शन के बाद जनरली क्या होता है, एक केमिकल चेंज होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस टेक प्लेस विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता पड़ता है? देखो, चेंज इन स्टेट भी हो सकता है, चेंज इन कलर भी हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है, और चौथा एक और लिख लेना, इवोल्यूशन ऑफ गैस। आपकी एक गैस भी निकल सकती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो लिख लो अपनी कॉपी में। तो केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो कोई तुम्हें पूछे कि यार जाके चेक कर यार कि केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको चेक करना है कि कहीं कोई कलर तो चेंज नहीं हुआ, कहीं टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ, कहीं गैस तो नहीं निकली कोई। क्या पता कोई रिएक्शन हुई और मान लो हाइड्रोजन गैस निकल गई, मान लो ऑक्सीजन गैस निकल गई, मान लो नाइट्रोजन गैस निकल गई, और चेंज इन स्टेट भी हो सकता है। तो ये आपके केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ पता करने के 4 तरीके हैं। तो केमिकल चेंज होता क्या है वो तो देखो ऊपर लिखा हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस टेक प्लेस विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। ठीक है। और अ केमिकल चेंज कैन बी कंफर्म्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, या इवोल्यूशन ऑफ गैस। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो।
और कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो यार। कोई भी डाउट है इसमें तो आप क्लियर कर सकते हो। सर एक बार पिछले वाली स्लाइड भी चला दो। एक बार ये लिख लो, फिर मैं पिछला ही बताता हूँ। यस सर लिख ली। ओके, ये रही। एक सेकंड रुकना है, मेरे 2 मिनट पेन टैबलेट का इश्यू आ गया। जस्ट गिव मी 1 सेकंड ना, मैं इसको सही कर रहा हूँ यार। सर हाँ पूछो। सर आप ग्राफिक टैबलेट यूज करते हो? हाँ यार, एक सेकंड, मेरे टैबलेट में लगता है कोई दिक्कत हो गई यार, वो पता नहीं पेन को आइडेंट। एक सेकंड रुकना तुम लोग, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है यार, इसको क्या हो गया। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सॉरी यार, तुम लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके यार, ये तो चल नहीं रहा है। 1 सेकंड और यार। ओके, ये तो चल नहीं रहा है, तो देखो देखिए, मैं बिना इसके ही पढ़ाता हूँ। देखो, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है तुम्हें पता पड़ा, केमिकल चेंज क्या होता है तुम्हें पता पड़ा। अब देखो, अब लिखो अपनी कप में। देखो, तो बेसिकली अपने केमिकल रिएक्शन में, अब अपन केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि अपने पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जैसे मान लो Mg प्लस, जैसे मान लो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो Mg प्लस O2। और मान लो कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और मान लो कि आपका बन रहा है MgO। मान लो आपका बन रहा है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है। देखो, तो अब एक चीज तुम याद रखना कि आपके एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, तो ये हो जाते हैं आपके रिएक्टेंट्स, REAC। इसलिए है क्या, मैं माउस की मदद से लिख रहा हूं तो मैं लिख नहीं पा रहा हूं जल्दी। तो ये होते हैं आपके रिएक्टेंट्स। तो आपके एरो के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या होते हैं, ये होते हैं आपके रिएक्टेंट्स। तो होता क्या है, देखो, आपके रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं। जैसे मैग्नीशियम के आगे मान लो ब्रैकेट में लिखा हुआ है मैंने S, तो S का मतलब मैग्नीशियम किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। फिर O2, मान लो ऑक्सीजन के ब्रैकेट में लिखा हुआ है मैंने G, इसका मतलब ऑक्सीजन की स्टेट में, गैस स्टेट में। और मान लो आपका बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मान लो मैंने लिखा S, तो मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड की स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। तो रिएक्टेंट है और ये बन गया आपका प्रोडक्ट। तो आपके रिएक्टेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है और आपका क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो लिखो अपनी कप में, इन ए केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, लिखो अपनी कप में कि इन अ केमिकल रिएक्शन one or more than one reactant, in a chemical reaction, comma, one or more than one reactant react to produce one or more than one product। तो एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, ताकि ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक प्रोडक्ट बने, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स बने। तो लिखो अपनी कॉपी में दैट इन ए केमिकल रिएक्शन,
वन और मोर देन वन रिएक्टेंट रिएक्ट टू प्रोड्यूस वन और मोर देन वन प्रोडक्ट। तो कोई तुम्हें ये पूछे कि क्या 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 खाली एक रिएक्टेंट हो सकता है, आपको बोलना है हाँ एक रिएक्टेंट हो सकता है। कोई तुम्हें ये बोले कि क्या खाली एक प्रोडक्ट हो सकता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि खाली आपका एक प्रोडक्ट बने। तो इन ए केमिकल रिएक्शन वन और मोर देन वन रिएक्टेंट रिएक्ट टू प्रोड्यूस वन और मोर देन वन प्रोडक्ट। जैसे अभी जो स्लाइड तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही है, आप मुझे ध्यान से देख के बताओ इसमें कितने रिएक्टेंट है। तो तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है, ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपके दो रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम Yes, sir. और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है, ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपके दो रिएक्टेंट है, कौन से, एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन। और यहाँ पे कितना प्रोडक्ट है, देखो खाली आपका एक प्रोडक्ट बना। तो कितना प्रोडक्ट बना, खाली आपका एक प्रोडक्ट बना। तो लिख लो अपनी कॉपी में, इन ए केमिकल रिएक्शन वन और मोर देन वन रिएक्टेंट रिएक्ट टू प्रोड्यूस वन और मोर देन वन प्रोडक्ट। तो ये होता है आपका केमिकल रिएक्शन, एक तरफ रिएक्टेंट एक तरफ प्रोडक्ट। और हर केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, मतलब कुछ ना कुछ केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। और केमिस्ट्री चेंज हुई क्यों नहीं, उसको पता करने के चार तरीके, स्टेट चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, और आपकी गैस भी निकल सकती है। तो ये चार तरीके होते हैं जो बताते हैं कि आपकी केमिकल रिएक्शन हुई, कि आपकी केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। किसी को इन सब में कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूं। कोई भी डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, ठीक है? No, sir, no तो doubt. कोई डाउट नहीं है तो लिखो अपनी कॉपी में, नेक्स्ट टॉपिक लिखो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो लिखो अपनी कॉपी में, केमिकल इक्वेशंस फॉलो कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल। तो केमिकल इक्वेशंस क्या फॉलो करती है, कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल। मतलब आप ना तो मास क्रिएट कर सकते हो ना मास डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो आप लिखो अपनी कॉपी में कि केमिकल इक्वेशंस फॉलो कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल। Sir, like energy? नहीं, एनर्जी कंजर्व नहीं रहे वो फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी के केस में कुछ और होता है। देख, जब तेरी केमिकल इक्वेशंस होती है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी हीट एनर्जी निकले, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइट एनर्जी निकले, तो वो एनर्जी निकल के चली जाती है ना। लेकिन जितना मास पहले था, मास उतना ही बाद में रहता है। तो जैसे मान ले रिएक्टेंट का मास 500 ग्राम था, तो प्रोडक्ट का भी कितना होगा, 500 ग्राम होगा। तो केमिकल इक्वेशंस क्या फॉलो करती है, कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल फॉलो करती है। क्या फॉलो करती है, But sir, कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल। हाँ बोलो। but sir, energy also cannot be made or not be destroyed. हाँ, No? लेकिन एनर्जी रिलीज तो हो सकती है ना। जैसे मान ले किसी सिस्टम में एनर्जी है, वो निकल के चली गई, तो ऐसे एनर्जी रिलीज तो हो सकती है। मास के केस में ऐसा है कि जितना मास पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा, एनर्जी भी पहले जितनी थी बाद में उतनी ही रहेगी, लेकिन कुछ एनर्जी लॉस हो सकता है, मास का लॉस नहीं हो सकता है। जैसे मान लो कि तुम एक रिएक्शन लिखो, A प्लस बी से बन रहा है आपका, सपोज करो C प्लस डी। मान लो A प्लस बी रिएक्ट करके बना रहे हैं आपके C प्लस डी। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, A और B, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, C और D। तो याद रखना कि मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B, तो A और B का मास मिलाओगे तो इक्वल टू मास ऑफ C प्लस मास ऑफ D। लिख लो अपनी कॉपी में। मैं टैबलेट काम नहीं कर रहा है इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है, बट कोई नहीं यार, क्लास वेस्ट नहीं होगी, लिख लो अपनी कॉपी में। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में क्या फॉलो होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल। मतलब जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही आपका प्रोडक्ट का मास होगा। तो जैसे मान लो A प्लस बी रिएक्ट करके बना रहे C प्लस डी, है ना, तो A और B का मास ऐड करो और C और D का मास ऐड करो, तो आपका कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल फॉलो होगा। तो जितना A और B का मिला के है उतना ही C और D का होगा। लिख लो अपनी कॉपी में, इसको लिख लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं अपन इस प्रिंसिपल का, लिख लो। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जैसे मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताओ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन किसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को फॉलो करता है, कि नन ऑफ दिस। तो आपको किस पे टिक करके आना है, आपको टिक करना है कंजर्वेशन ऑफ मास पे। कि आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन किसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कि डाउट है? ओके, तो एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। तो क्वेश्चन ये है तुम्हारे लिए, सब अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखो। A ऑफ मास 20 ग्राम reacts
completely with B, reacts completely with B of mass 10 gram to produce 5 gram C and D. Find mass of D. करो, ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर? सोचो. A of mass 20 ग्राम, मतलब A का मास 20 ग्राम है, रिएक्ट्स कंप्लीटली विद B ऑफ मास 10 ग्राम. तो A B के साथ पूरा रिएक्ट कर जाता है और वो 5 ग्राम C बनाता है और D बनाता है. तो आपको बताना है कि कितना D का मास बना. करो, ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर? तो A प्लस B से बनता है आपका C प्लस D, और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि A ऑफ मास 20 ग्राम. तो A का मास आपको कितना दे रखा है? 20 ग्राम. B का कितना दे रखा है? 10 ग्राम. और आपको बोल रखा है कि A और B मिलकर बनाते हैं C और D, और C बना 5 ग्राम. C कितना बना? 5 ग्राम. तो आपको बताना है कि D कितना बना. तो आप मुझे देख के बताओ, रिएक्टेंट का टोटल मास कितना है? 20 और 10 कितना है? रिएक्टेंट का मास 30 ग्राम है, तो रिएक्टेंट का मास है 30 ग्राम. तो आप मुझे बताओ प्रोडक्ट का मास भी कितना होना चाहिए? 30 ग्राम होना चाहिए. तो 5 ग्राम अगर C है तो D का मास कितना है? तो D का मास आ जाएगा आपका 25 ग्राम. तो ये इसका आंसर है. कोई डाउट है इसमें तो आप तुम मुझसे पूछ सकते हो कि नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा है. कोई भी डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो यार. कोई भी डाउट है तो क्लियर करो. नहीं सर, कोई डाउट नहीं. आया समझ में? तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करती है? कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल फॉलो करती है. ठीक है, कुछ डाउट है इसमें तो पूछो, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूं. ओके, कोई डाउट नहीं है. तो देखो अब हम बैलेंस कैसे करेंगे. लेकिन देखो है क्या, मेरा टैबलेट काम नहीं कर रहा है. अगर नहीं सही हुआ तो आई विल बाय अ न्यू वन. तो आज अपन बैलेंसिंग ना करके टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो मैं तुम्हें आराम से पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि बैलेंसिंग के लिए मुझे काफी लिखना पड़ेगा. तो है ना, तो लिखो अपनी कॉप में, आज अपन एक टॉपिक कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो लिखो अपनी कॉप में, टॉपिक लिखो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो केमिकल रिएक्शंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं. तो अपन अलग अलग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे आज, कि कौन सी केमिकल रिएक्शंस हो सकती है और उनके क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं. तो लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. और उसमें सबसे पहला टॉपिक लिखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. ठीक है, और उसमें लिखो, व्हेन 2 or more than 2 reactants, when 2 or more than 2 reactants combine to form a single product, combines to form a single product, then the reaction is called as, combination reaction. तो अगर मान लो आपके पास 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट है जो कंबाइन करके मान लो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. लिख लो अपनी कॉपी में, है ना. इसके एग्जांपल देखो, मैं लिख रहा हूं नीचे, और फिर तुम्हें इसके रियल एग्जांपल देता हूं. मैं एक बार मैं इसका फॉर्मेट लिख रहा हूं. तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 2 रिएक्टेंट है, A प्लस B, और मान लो कि A प्लस B मिलकर बन रहा है आपका C. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 3 रिएक्टेंट है, तो A प्लस B प्लस C, और मान लो कि 3 मिलके आपका एक बन रहा है, सपोज करो आपका D बन रहा है, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 4 रिएक्टेंट है, A प्लस B प्लस C प्लस और D. मान लो 4 रिएक्टेंट मिलके आपका एक प्रोडक्ट बन रहा है, मान लो आपका बन गया E. तो ऐसा भी हो सकता है कि 4 मिलके एक बन रहा है, ऐसा भी हो सकता है 3 मिलके एक बन रहा है, ऐसा भी हो सकता है 2 मिलके एक बन रहा है. लेकिन याद ये रखना है कि आपका प्रोडक्ट एक बनना चाहिए. आपका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? एक बनना चाहिए. रिएक्टेंट आपके मल्टीपल हो सकते हैं. तो व्हेन 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स, ये 2 नहीं है, ये आपका 2 है ना. व्हेन 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स combine to form a single product, then the reaction is called as
केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लिख लो अपनी कॉपी में, और इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। ठीक है, तो अगले स्लाइड में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कौन सी नहीं है। ये लिख लो अपनी कॉपी में एक बार। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो अगली साइड में लिखो, तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। एक क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो लिखते जाओ पहले आप, Mg+O2 लिखते जाओ इसको साथ साथ। आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है 1 2 3 4 5 में से। करो, ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर। इसमें से कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कौन सी नहीं है। सोचो क्या होगा इसका आंसर। आइडेंटिफाई कॉम्बिनेशन रिएक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन है, कौन सी नहीं है। ट्राई करो। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो पहले वाले में क्या है, देखो, दो रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, तो पहली वाली है, तो पहली वाली में कोई डाउट नहीं है, पहली वाली आपकी है। देखो दूसरी वाली S+O2 SO2, ये भी है क्योंकि दो रिएक्टेंट मिलकर एक बना रहा है। तीसरी वाली N2+H2NH3, ये भी है क्योंकि यहाँ पे देखो आपके मल्टीपल रिएक्टेंट है, लेकिन आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका एक प्रोडक्ट है। लेकिन ध्यान से देखो, चौथी वाली नहीं है। अनन्या ध्यान से देख, चौथी वाली आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि चौथी वाली में आपका रिएक्टेंट एक है लेकिन आपके प्रोडक्ट्स मल्टीपल है। लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, मल्टीपल रिएक्टेंट होते हैं, आपका प्रोडक्ट एक होता है। यहाँ पे क्या है, देखो आपका रिएक्टेंट एक है, लेकिन तो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। लिख लो अपनी कॉपी में। तो फोर्थ इज आपकी केमिकल रिएक्शन नहीं है। सिमिलरली पांचवी वाली भी नहीं है। पांचवी वाली भी कैसी होगी, सोचो। पांचवी वाली में आपका एक रिएक्टेंट है लेकिन आपके पास 3 प्रोडक्ट है, तो ये भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। तो ये भी आपकी क्या है, ये भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। तो पहली 3 है, अगली 2 नहीं है। लिख लो। ओके, डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हाँ पूछो। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि H2+O2 मिलके है ना, जो प्रोडक्ट बना रहे वो H2O है। नहीं, इस इक्वेशन का मतलब अनन्या ये है कि H2O टूट रहा है और H2+O2 बन रहा है। ये उल्टी रिएक्शन नहीं बोल सकते, ये इस तरीके से है। तो पहले वाले में तो क्या हो रहा है, पहले वाले में MgO और O2 कंबाइन हो रहा है, MgO बन रहा है।
दूसरे वाले में S और O2 कंबाइन हो रहा है, SO2 बन रहा है, तीसरे वाले में N2H2 कंबाइन हो रहा है, NH3 बन रहा है। तो इन सब में देख प्रोडक्ट एक है लेकिन सब में रिएक्टेंट दो है, लेकिन चौथे वाले में रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट दो है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की खास बात क्या है कि व्हेन 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट एक होना चाहिए, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आया समझ में? इसको लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। ठीक है, लिख लिया? कोई डाउट तो नहीं? इसमें डाउट है तो पूछो यार। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, आपके दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे कंबाइन होना जरूरी है ना? कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो यार। अब तो पहली तीनों कॉम्बिनेशन है, लास्ट की दोनों कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, नेक्स्ट लिखो आप अपनी कॉपी में डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक सेकंड ना, मैं लिखवा रहा हूँ। आज क्या मेरा लक्ष्य का मेरा पेन टैबलेट खराब है बेटा आज, तो थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रही लिखने में। एनीवेज, तो लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो डीकंपोजिशन रिएक्शन, है ना? तो इसमें लिखो अपनी कॉपी में, व्हेन वन रिएक्टेंट decompose, when one reactant decompose to form two or more than two products, when one reactant decompose to form two or more than two products, then the reaction is called as decomposition reaction. तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। लिख लो अपनी कॉपी में। तो डीकंपोज होने का मतलब टूट जाना। तो आपकी चीजें क्या हो रही है? डीकंपोज हो रही है। लिख लो अपनी कॉपी में। जैसे इसके दो एग्जांपल देखो, ध्यान से देखो। तो आपका जिंक कार्बोनेट है, ध्यान से देखो। आपका जिंक कार्बोनेट है, तो उसको गर्म करने पे दो पार्ट में टूट गया, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सो गर्म करने पे वो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में टूट गया। तो देखो, आपका रिएक्टेंट एक है लेकिन आपके प्रोडक्ट दो है। नीचे भी आपका रिएक्टेंट एक है लेकिन आपके प्रोडक्ट दो है। तो ये किसके एग्जाम्पल है? ये आपके डीकंपोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। लिख लो अपनी कॉपी में। तो इसमें क्या होता है? इसमें आपका रिएक्टेंट एक होता है लेकिन आपके प्रोडक्ट्स मल्टीपल होते हैं। तो व्हेन वन रिएक्टेंट डीकंपोज टू फॉर्म two or more than two products, then the reaction is called as decomposition reaction. लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लिया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो सेम इसमें तुम्हें आइडेंटिफाई करना है आइडेंटिफाई डीकंपोजिशन रिएक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी डीकंपोजिशन रिएक्शंस है। ट्राई करो। डीकंपोजिशन में क्या होता है? एक रिएक्टेंट होता है और मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं। मतलब एक रिएक्टेंट टूटता है और मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो अपना जो एरो होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स होते हैं। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट एक होना चाहिए, प्रोडक्ट्स मल्टीपल हो सकते हैं। तो सोचो इनमें से कौन सी डीकंपोजिशन रिएक्शन है? सोचो। क्या पहली वाली आपकी डीकंपोजिशन है? नहीं है। देखो, पहली वाली में आपका रिएक्टेंट दो है पर प्रोडक्ट एक है, ये तो नहीं हो सकता। तो ये नहीं है आपकी, है ना? तो पहली वाली तो नहीं है, तो लाल का मतलब नहीं है।
दूसरी वाली में नहीं है। डीकम्पोज होने का मतलब होता है एक टूटता है और बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ पे तो दो जुड़ के एक बन रहा है। तीसरी वाली भी नहीं है, ध्यान से देखो, तीसरी वाली भी आपकी डीकम्पोजिशन नहीं है। लेकिन चौथी वाली ध्यान से देखो, तो आपका H2O टूट रहा है और आपका H2 + O2 बन रहा है, तो ये आपकी डीकम्पोजिशन है ना। चौथी वाली आपकी क्या है, आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। सेम पांचवी वाली भी क्या है, पांचवी वाली भी आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक टूट रहा है और मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो चौथी और पांचवी आपकी है, पहली दूसरी तीसरी आपकी नहीं है। आया समझ में कि कोई डाउट है इसमें? नो सर, नो डाउट। है ना। तो देखो आज अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले अपन ने ये पढ़ा कि एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है। फिर अपन ने पढ़ा कि हर केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल चेंज होता है, तो केमिकल चेंज कौन से हो सकते हैं। फिर अपन ने पढ़ा कि भाई एक केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं। और केमिकल रिएक्शन लिखने का तरीका क्या है, आपको रिएक्टेंट लिखना है और साथ में उसकी स्टेट लिखनी होती है। जैसे मैग्नीशियम सॉलिड में, O2 गैस में, MgO सॉलिड में बना। आपके एरो के लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होते हैं, राइट हैंड साइड क्या होते हैं, आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा, बैलेंसिंग मैंने चालू किया था, लेकिन सिंस मेरे पास आज पेन टेबलेट नहीं है तो मैं आज ये कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल फॉलो करता है। फिर आज अपन ने दो तरीके की केमिकल रिएक्शन पढ़ी। एक पढ़ी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे A+B C, A+B+C D, A+B+C+D E। इन तीनों में खास बात यह है कि रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट एक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इन तीनों में से ऊपर की तीनों कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक प्रोडक्ट है, मल्टीपल रिएक्टेंट है। और फिर अपन ने पढ़ा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट डीकम्पोज होता है और आपके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। और फिर अपन एग्जांपल पढ़े, है ना। आई होप सो कि नेक्स्ट क्लास में मेरा ये थोड़ा पता नहीं, आई डोंट नो क्या इशू हुआ इसके साथ, मैं इसको सही करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में अपन बाकी की बची केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे और बैलेंसिंग करेंगे, है ना। मेरा टारगेट ये है कि अगले वीक तक तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पहले अपन केमिस्ट्री का एक चैप्टर करेंगे, 2 चैप्टर, फिर अपन बायो पे आएंगे, है ना। तो इस महीने में तुम्हारा बायो पे भी आ जाऊंगा। और इसमें कोई डाउट है तो पूछो, आज जो पढ़ा है उसमें, आज जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। सॉरी यार, मेरा थोड़ा इश्यू हो गया पेन टेबलेट का, तो तुम शायद लिख नहीं पाओ अच्छे से। आई होप सो थोड़ा क्लियर हो जाए। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। चलो ओके यार, बाय सर, थैंक यू सर।